नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में एक बार फिर से। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो राजस्थान जीके के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिहार का जो दूसरी शाखा थी भीनमाल शाखा, और भीनमाल शाखा यानी भीनमाल जालोर। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले क्या भीनमाल। भीनमाल को प्राचीन नाम श्रीमाल से भी जाना जाता है, भीनमाल श्रीमाल। और हेनसांग ने इसे पीलोमोलो शब्द भी कहा है, पीलोमोलो नाम से पुकारा है, पीलोमोलो। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भीनमाल श्रीमाल या भीनमाल जालोर इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसको श्रीमाल, भीनमाल, और हेनसांग ने इस एरिया को क्या कहा है? पीलोमोलो कहा है। अब अगर आगे की मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ के जो मुख्य शासक है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। सबको यहाँ तक बोर्ड दिखाई दे रहा है? ठीक है। यहाँ से ये मैं बात करता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको जो इसके इम्पोर्टेंट शासक हैं उनके बारे में याद रखना होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नागभट्ट फर्स्ट। देखिए बहुत आसान काम है ये। नागभट्ट फर्स्ट के बाद आप डायरेक्ट कुछ दूरी छोड़ करके लिखेंगे नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड। इसके बीच में आप लिखेंगे वत्सराज। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से हुए? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड और वत्सराज। नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड और बीच में लिखना है वत्सराज, और वत्सराज के बाद में लिखना है हमें किसको? रामभद्र को। किसको लिखना है? रामभद्र। ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, बीच में वत्सराज, और फिर कौन सा हुआ? ये हुआ अपना रामभद्र। इसके बाद में क्या याद रखना है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसके बाद वाले वो रामभद्र के बाद में यहाँ इंपॉर्टेंट शासकों के नाम फिर से लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। इसमें लिखना है आपको मिहिर भोज। किसका नाम लिखना है? मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद याद रखना है आपको महेंद्र पाल, और उसके बाद याद रखना है किसको? महीपाल। और महीपाल के बाद याद रखना है आपको राजपाल। और अगर राज करना है आपको तो तीनों आंखें खुली रहनी चाहिए। इसके बाद लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल के बाद जो अंतिम शासक जो है इंपॉर्टेंट, दिखाई दे रहे हैं सभी को? ठीक है। त्रिलोचन पाल के बाद में याद रखना है आपको कौन सा? यशपाल। अगर आपके हाथ में राजपाट है बिल्कुल तो आपको उसका यश भी प्राप्त होगा, याद रखेंगे यशपाल। ये हो गया हमारे पास सभी शासकों के नाम। एक बार फिर से चेक कर लेंगे अपना कौन सा हो गया? नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, यानी मैं याद रखना चाहूँ तो इस तरीके से रखूँगा कि नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, बीच में वत्सराज, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल, राजपाल, त्रिलोचन पाल और यशपाल। इस तरीके का ये क्रम अपने को क्या करना है? याद करना है। उसके बाद में देखिए बहुत आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है, सब याद कर लेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करूँ मैं अगर नागभट्ट फर्स्ट की, तो नागभट्ट फर्स्ट जो है इसका क्या है? संस्थापक। भीनमाल शाखा का संस्थापक जो है नागभट्ट फर्स्ट। इसे और क्या कहते हैं? मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा सिर्फ। इसे नागभट्ट फर्स्ट को संस्थापक कहते हैं। दूसरा इसे क्या कहते हैं? अरबों का नाशक या मलेच्छों का नाशक। किसका नाशक? मलेच्छों का नाशक। ठीक है। और इसे एक उपाधि प्राप्त थी, ये भी उपाधि है इसकी, मलेच्छों का नाशक। और इसकी जो दूसरी उपाधि है वो उपाधि है इसकी कौन सी? नागावलोक। और इसने क्या किया था? अरबियों को हराया था, यानी अरबियों को हराया। इसलिए इसकी ये जो उपाधियां हैं ये क्या है? नागावलोक, मलेच्छों का नाशक, और हम कह सकते हैं कि नागभट्ट फर्स्ट जो है वो क्या है? संस्थापक है भीनमाल शाखा का। इसके बाद में बारी आ जाती है किसकी? वत्सराज। तो वत्सराज की सबसे पहले मैं बात करूं तो इसकी उपाधि के बारे में बात कर लेता हूं कि कौन कौन सी उपाधियां थी इसकी। तो वत्सराज नाम से पता चल रहा है, देखिए वह और तय से राज, ये शब्द जो लिखा हुआ है ना, इससे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? वैसे आप याद रखेंगे दोस्तों वास्तविक संस्थापक। वैसे आप क्या याद रखेंगे? वास्तविक संस्थापक। ठीक है। एक बात हुई, यहाँ लाइन खींच देता हूँ मैं। वास्तविक संस्थापक
तय छोड़ दीजिए आप छोटे तय को, वत्स से याद रखेंगे आप सम्राट, सम्राट की उपाधि प्राप्त थी इसको, ठीक है। प्रतिहारों में सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त थी? वत्सराज को। वह तय को छोड़ दीजिए से वत्सराज सम्राट, और रा से आप याद रखेंगे क्या? रणहस्तिन। मैं यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ कि वास्तविक संस्थापक सम्राट और रणहस्तिन, ये तीन उपाधियाँ जो है किसको प्राप्त थी? वत्सराज को प्राप्त थी, ठीक है। वत्सराज ने और क्या क्या किया था? तो वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। यहाँ से लाइन खींच करके बता रहा हूँ, वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष, संघर्ष में भाग लिया। और इसने क्या किया? ओसियां जोधपुर, ओसियां, और यहाँ मैं उपकेश पाटन भी लिख सकता हूँ, उपकेश पाटन, ओसियां जोधपुर ओब्लिक उपकेश पाटन में महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया, का मंदिर बनवाया। तो अभी तक मैंने कितनी बातें लिखवाई है? एक तो इसकी उपाधियों के बारे में बताया, वास्तविक संस्थापक तो वह से याद रह जाएगा, वास्तविक संस्थापक से याद रह जाएगा, सम्राट, और रे से याद रह जाएगा क्या? रणहस्तिन। तो ये तो इसकी हो गई कौन सी? उपाधियाँ, जो जिन उपाधियों से इसे नवाजा गया था, जो उपाधियाँ थी। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में उस समय इन्होंने इंद्रायुध को हराया था। किसको हराया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में किसको हराया था? इंद्रायुध को हराया था, इंद्रायुध को हराया था, ठीक है ना। ये लाइन भी नोट कर लीजिए, किसको हराया था त्रिपक्षीय संघर्ष में? इंद्रायुध को हराया था। और ओसियां या उपकेश पाटन जोधपुर में महावीर स्वामी का क्या किया था? इन्होंने मंदिर बनवाया था। और इनके बारे में विशेष बातें हैं, वो कौन सी है? तो मैं थोड़ा और लाइन को यहाँ बढ़ा लेता हूँ वत्सराज के लिए, ठीक है। एक बार इसको यहाँ से इरेज करके मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ था अपने पास कौन सा? नागभट्ट सेकंड, और वो हम लिख लेंगे। चलिए वत्सराज की आगे की बात करें अगर हम, तो इन्होंने क्या किया? इनके समय में अधोतन सूरी, अधोतन सूरी ने कौन से ग्रंथ की? कुवल्यमाला, कुवल्यमाला की रचना की, ठीक है ना। अधोतन सूरी ने कुवल्यमाला की, और जिनसेन सूरी, किसने? जिनसेन सूरी ने किसकी रचना की थी? हरिवंश पुराण की, हरिवंश पुराण की रचना की, हरिवंश पुराण की रचना, या लिखा उसको, रचना की, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। किससे संबंधित है ये? वत्सराज से संबंधित है। वत्सराज से संबंधित एक बात और लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो क्या? कि ये भागवत धर्म संरक्षक, भागवत धर्म संरक्षक। तो ये इतनी बातें आपको काफ़ी है। इसी में से सवाल पूछा जाएगा आपसे कि इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आपको बताई है। वत्सराज की उपाधियाँ, वत्सराज नाम वत्सराज है, वैसे वास्तविक संस्थापक से सम्राट, और रे से रणहस्तिन। फिर इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और उस त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने इंद्रायुध को हराया। और बात करें तो ओसियां या उपकेश पाटन जोधपुर में महावीर स्वामी का मंदिर बनाया। इन्हीं के काल में, इन्हीं के समय में अधोतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ की, तथा जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की क्या की? रचना की, ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट की तो बात हम कर चुके हैं। नागभट्ट फर्स्ट को जो उपाधि प्राप्त थी वो थी मलेच्छों का नाशक या नागावलोक की उपाधि थी। अरबियों को हराया था इन्होंने। अब हम बात करते हैं किसकी? नागभट्ट सेकंड की। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नागभट्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा शासक पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरा शासक हमारा क्या है? नागभट्ट सेकंड। मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट को मैंने क्या कर दिया, अब नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने क्या किया था? इतने चक्रा युद्ध को हराया था, चक्रा युद्ध को हराया, यानी इसने पूरा चक्कर ही खत्म कर दिया था। चक्रा युद्ध को हराया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चक्रा युद्ध को हराया था, कन्नौज पर हमला किया तब। कब हराया इसने? कन्नौज पर हमला किया,
नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर हमला किया और हमला करने के दौरान उसने किसको, चक्रायुध को हराया। और हम यूँ कह सकते हैं कि इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। कन्नौज को क्या किया, राजधानी बनाया। ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखनी है क्या, नागभट्ट सेकंड को भीनमाल शाखा का कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, भीनमाल शाखा का कर्ण। भीनमाल शाखा का कर्ण भी किसे कहते हैं, नागभट्ट सेकंड को कहते हैं। और फिर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है क्या, कि इन्होंने गंगा जल में समाधि ली। ठीक है। से पूछा जा सकता है कि प्रतिहारों के किस शासक ने गंगा जल में समाधि ली, तो वो कौन थे, नागभट्ट सेकंड। और भीनमाल शाखा का कर्ण अगर पूछा जाए तो क्या होगा, नागभट्ट सेकंड। और कन्नौज को राजधानी किसने बनाया, तो नागभट्ट सेकंड। ये तीनों ही प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नागभट्ट सेकंड के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो आ जाती है कौन सी बात, रामभद्र। अभी मैंने लिखा था रामभद्र। रामभद्र के बारे में अगर बात करें तो रामभद्र के समय में क्या हो गया था दोस्तों, साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। इनके काल में क्या हुआ था, साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। किसके काल में, रामभद्र के काल में। तब क्या किया था कि रामभद्र का पुत्र जो है मिहिर भोज, रामभद्र का पुत्र मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या कर दी और स्वयं क्या किया, गद्दी पर बैठ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहीं से आगे लिख सकते हैं आप लाइन खींच करके, कि पुत्र मिहिर भोज ने हत्या कर दी। रामभद्र की हत्या किसने कर दी, उसके पुत्र मिहिर भोज ने हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठा। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात रामभद्र के बारे में याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ रामभद्र, क्योंकि जो अपने जितने भी शासक पढ़ते हैं ना, उनमें जो पितृहंता शासक होते हैं, वो पितृहंता शासक जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब आपसे प्रश्न यहाँ से बनेगा, देखिए कि भीनमाल शाखा में पितृहंता शासक का नाम बताइए। तो मिहिर भोज की अगर मैं बात करूं तो मिहिर भोज स्टार्टिंग से यही हो जाएगी क्या, मिहिर भोज क्या था, पितृहंता शासक। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, मिहिर भोज पितृहंता। आप दोबारा देख लीजिएगा कि रामभद्र के लिए अपने पास सिर्फ क्या है, इतनी सी स्टोरी है। तो आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे और कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ से ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मिहिर भोज वाले में अपने को लाइनें थोड़ी लिखनी होंगी। चलिए, ठीक है। नोट तो आपने कर ही लिया होगा नीचे वालों को। मिहिर भोज पितृहंता शासक है एक तो। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, इनके समय में अरबी यात्री सुलेमान आया। अरबी यात्री कौन आया, सुलेमान। ठीक है, सुलेमान आया। और सुलेमान ने क्या किया, मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया। इस्लाम का शत्रु बताया। दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ ये लास्ट एक अक्षर दिखाई दे रहा है, इस्लाम का शत्रु बताया, इतना ही लिखा हुआ है, नोट कर लेंगे सभी। मिहिर भोज पितृहंता शासक, क्योंकि इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या की और स्वयं गद्दी पर बैठ गए। और इन्हीं के काल में अरबी यात्री सुलेमान आया। सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया। मैं जो भी लाइन लिख रहा हूँ वो मिहिर भोज से रिलेटेड लिख रहा हूँ। और हम यूँ कहेंगे कि मिहिर भोज का जो काल था वो क्या था, स्वर्ण काल। भीनमाल शाखा का स्वर्ण काल जो है। काल के बाद अगर मैं बात करूं तो ये संपूर्ण विश्व विजेता मिहिर भोज को सुलेमान यात्री ने इस्लाम का शत्रु बताया और स्वर्णकाल। और तीसरा याद रखेंगे कि मिहिर भोज संपूर्ण विश्व विजेता की इनको क्या थी, उपाधि प्राप्त थी। ये जो इनकी उपाधि है ये बग्रमा लेक यूपी में इनकी इस उपाधि का जिक्र किया गया है, विवरण दिया गया है। ठीक है। और मिहिर भोज ने क्या किया था, मिहिर भोज ने इनको जो उपाधियां और कौन सी प्राप्त थी, इनको थी प्रभास पाटन।
प्रभास पाटन की उपाधि, प्रभास पाटन। और आदि वराह की उपाधि इनको प्राप्त थी। और इन्होंने सिक्के चलाए। इन्होंने क्या किया? सिक्के, ये याद रखना आपको, सिक्के कौन से इंपॉर्टेंट सिक्के चलाए इन्होंने जो सिक्के चलाए उनका नाम था श्रीमद आदि वराह। श्रीमद आदि वराह। देखो आदि वराह की इनको उपाधि थी और सिक्कों का नाम भी क्या है, इससे मिलता जुलता है। तो आप इस तरीके से ये कंबाइन नाम याद रख सकते हैं। ये सिक्के चलाए इन्होंने, कौन से सिक्के? श्रीमद आदि वराह जो नाम से हैं सिक्के चलाए। ठीक है, तो आप इस सभी को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अपने बात करते हैं आगे की। आगे अपने नेक्स्ट जो है कौन से हैं? मिहिर भोज के बाद। मिहिर भोज के बाद हम बात करेंगे महेंद्र पाल की। ये इस तरफ वाला सबने नोट कर लिया होगा। मिहिर भोज के बाद हम बात करेंगे किसकी? महेंद्र पाल की। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट शासक ही है। अगर आप बुक्स आपने पढ़ी भी होंगी और आपने पहले अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता है कि जो प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये जो पीक पॉइंट है केवल इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप नोट्स बना लीजिएगा और इन नोट्स को एक बार रिवीजन करके जाइएगा एग्ज़ाम टाइम में और 100% आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे बिना किसी डर के। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? महेंद्र पाल। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि महेंद्र पाल जो था ना वो चूरन खाया करता था। चूरन खाते हैं ना हम बचपन में, अपना पेट का हाजमा सही रहे इसलिए वो चूरन खाया करता था। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि महेंद्र पाल की जो उपाधियाँ हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये ट्रिक जो है वो किसके लिए है? उपाधि याद रखने के लिए। महेंद्र पाल की उपाधियाँ याद रखने से, चू से अगर याद रखेंगे तो हम, तो इसकी उपाधि थी चूड़ामणि। चूड़ामन कह सकते हो अपने, चूड़ामन। ठीक है, और रै से अगर याद रखेंगे तो ये हो जाएगी रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। ठीक है, और नै से अगर आप याद रखना चाहोगे तो ये उपाधि हो जाएगी इसकी निर्भय नरेश। निर्भय नरेश। सिर्फ इतना सा याद रखना है किसके बारे में? महेंद्र पाल के बारे में। ठीक है, और महेंद्र पाल को 3 उपाधियां प्राप्त थी। कौन कौन सी? चूड़ामन, रघुकुल तिलक और निर्भय नरेश। तो ये तीनों याद हो जाएंगी। कैसे? आपको चूरन याद रख लेना महेंद्र पाल के लिए, तो आपको तीनों याद हो जाएंगी। आगे की अगर मैं बात करूं तो महेंद्र पाल जो थे, महेंद्र पाल के समय में या महेंद्र पाल के दरबार में कवि थे और उस कवि का नाम है कौन सा? उनका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर नाम के दरबारी कवि थे और चंद्रशेखर नाम के दरबारी कवि की कुछ कृतियाँ, कौन कौन सी कृतियाँ थी? बाल भारत। बाल भारत कंबाइन नाम है ये, बाल भारत और बाल रामायण। बाल रामायण, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी आप अपनी राइटिंग में नोट्स लिख लीजिएगा अच्छे से। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हर विलास। हर विलास, भुवन कोश। भुवन कोश, विदशाल भंजिका। विदशाल भंजिका। ये प्रश्न आपका यहाँ भी बनेगा और ये जो प्रश्न है चंद्रशेखर की ये कृतियाँ, ये इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं। इनमें से बहुत बार सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट सवाल। जो आपका एक टॉपिक और है ना जिसमें ग्रंथ के बारे में है कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा, ये किसकी कृति है, किसकी रचना की हुई है, तो वहाँ भी ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। उस समय जब आप उनको याद करोगे, वो पढ़ेंगे अपने, तो इतने तो आप यही कवर कर लीजिए। कवि चंद्रशेखर की कृतियाँ कौन सी है? बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हर विलास, भुवन कोश इत्यादि। ये जो है सब किसकी है? चंद्रशेखर की। और चंद्रशेखर किसके दरबारी कवि थे? महेंद्र पाल के थे। ठीक है, महेंद्र पाल के बाद अगर हम बात करें, मैंने लिखा था यहाँ पर, ये इरेज कर दूँ आगे वाला अभी। महेंद्र पाल के बाद हम बात करेंगे महीपाल। किसकी बात करेंगे? महेंद्र पाल के बाद हम बात करेंगे महीपाल। और महीपाल के बाद हम बात करेंगे किसकी? महीपाल के बाद हम बात करेंगे राजपाल। यहाँ लिख रहा हूँ मैं
महीपाल। महीपाल के लिए याद रखना मैं से महीपाल, और इनके समय में मैं से महीपाल और मसूदी। मसूदी पूरा नाम लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा अल मसूदी। महीपाल के समय में अल मसूदी, अरबी यात्री अल मसूदी आया, ठीक है। इसने भारतीय हवाओं को, अल मसूदी ने भारतीय हवाओं को मानसून कहा, मानसून कहा, ठीक है। और महीपाल की एक उपाधि याद रखेंगे हम। उपाधि कौन सी थी महीपाल को? महीपाल को उपाधि थी विनायक पाल। विनायक पाल की उपाधि किसकी थी? महीपाल की थी। भारतीय हवाओं को मानसून किसने कहा? मसूदी ने कहा, अल मसूदी ने कहा। मसूदी कब आया था? महीपाल के शासन के दौरान, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ गलती नहीं कर देंगे कि भारतीय हवाओं को अल मसूदी ने मानसून कहा, लेकिन मानसून की खोज जो की थी वो हिप्पालस ने की थी। आपको ये अलग से नोट लगा करके लिख लीजिएगा यहाँ पर नोट। मानसून की खोज, मानसून की खोज की अगर बात की जाए तो वो किसने की थी? हिप्पालस ने की थी। ये बात आपको अलग से याद रखनी है। जबकि भारतीय हवाओं को मानसून किसने कहा था? वो कहा था अल मसूदी ने कहा था। महीपाल के बाद बात करते हैं हम राजपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल। ये अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। राजपाल, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो उस तरफ से लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे इरेज कर दिया है। अब देखिए बात करता हूँ मैं आगे की, राजपाल, ठीक है। तो राजपाल के अंदर आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि राजपाल के समय में क्या हुआ था कि महमूद गजनवी ने हमला किया। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर क्या किया? हमला किया। तब ये जो राजपाल है ये गद्दी छोड़ करके भागा। राजपाल यहाँ नहीं लिख करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। राजपाल गद्दी छोड़कर भागा, और जब ये गद्दी छोड़कर भागा तो रास्ते में विद्याधर चंदेल ने इसकी हत्या कर दी। चंदेल ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। तो ये इतना भाग आपको याद रखना है। किसके लिए? राजपाल के लिए। महमूद गजनवी ने हमला किया, तब राजपाल क्या हुआ? गद्दी छोड़ करके भागा, और विद्याधर चंदेल ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? त्रिलोचनपाल। त्रिलोचनपाल में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। त्रिलोचनपाल और त्रिलोचनपाल में छोटा सा कंसेप्ट है क्या? इतना याद रखना है कि इनके समय में भी किसने? महमूद गजनवी ने हमला किया। बस इतना सा याद रखना है आपको, महमूद गजनवी ने हमला किया। इसके बाद लास्ट जो था अपना यशपाल। कौन सा? यशपाल। और यशपाल जो है इसका कुछ भी आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ अंतिम शासक है। और इसके बाद कन्नौज पर घेड़वाल वंश का शासन हो गया था। यशपाल के अंदर आपको याद क्या रखना है? यह अंतिम शासक। पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भीनमाल शाखा का अंतिम शासक, तो ये अंतिम शासक था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ एक नोट लगा करके लाइन लिखेंगे क्या? नोट। इसके बाद कन्नौज पर घेड़वाल वंश का उदय हुआ। यह है जो कंप्लीट थ्योरी है, या कंप्लीट जो इसका है भीनमाल शाखा का जो है इतिहास है। इस इतने इतिहास को अगर आप याद कर लेते हैं और एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो आप ये देखिएगा कि किस तरीके से हमें इसको समझना है। वो चीज़ देखिए कि यहाँ अपना है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर अपनी बात चल रही थी राजस्थान, और राजस्थान में अपने पढ़ रहे थे क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो अभी हमने जो पढ़ा ना भीनमाल, और भीनमाल में हमने पढ़ा था वत्सराज और नागभट्ट सेकंड के बारे में, त्रिपक्षीय संघर्ष में उनका क्या रोल था। तो उसकी अगर बात करें तो राजस्थान का ये जो अपना इलाका है भीनमाल जालोर वाला, यहाँ से तो
राजस्थान के जो प्रतिहार थे त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले किन्होंने भाग लिया? प्रतिहार, राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार थे। और यहाँ बंगाल के पाल शासक थे। बंगाल के कौन थे? बंगाल के पाल वंश कह सकते हैं अपने, पाल वंश। और अगर आपसे बाई चांस पूछा भी जाए तो पाल वंश का जो शासक था वो कौन था? धर्मपाल, उस समय धर्मपाल, ठीक है। और इधर कन्नौज, और कन्नौज जो है, कन्नौज कहाँ? कन्नौज यूपी। और यहाँ पर अपना हर्षवर्धन, ठीक है। अब अपने ये तीसरी जो बात करें, ये जो संघर्ष हुआ था ये सब किसके लिए हुआ था? कन्नौज पर शासन करने के लिए या कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। भारतीय इतिहास में अगर बात करें राजस्थान के प्रतिहार, और प्रतिहारों में मैं आपको बता रहा था क्या? वत्सराज, और वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकंड का भी इसमें रोल था। और यहाँ बंगाल, और बंगाल में पालवंश का शासक कौन था? धर्मपाल। और यहाँ पर अगर जालोर वाले एरिया प्लस गुजरात जो पहले महाराष्ट्र है ना, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, ये वाला भाग भी ऐड कर सकता हूँ, ये वाला भी पूरा है ना। तो यहाँ भी गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला जो भाग है यहाँ से मैं यूँ कह सकता हूँ महाराष्ट्र का कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट। और इसका भी अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिपक्षीय संघर्ष में महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट से कौन था, शासक कौन था, तो ध्यान रखेंगे आप इसमें कौन था? ध्रुव प्रथम था, ध्रुव फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये शासक थे। तो शासकों के नाम भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और ये एक चीज़ और बता देता हूँ कि 606 से लेकर के 606 से 647 ईस्वी तक का जो काल था वो हर्षवर्धन का काल था। अब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है निसंतान, इसके कोई संतान न होने की वजह से। उसके बाद में फिर कन्नौज पर जो शासन हुआ वो कौन सा वंश आया? आयुध वंश। और आयुध वंश में जो मैंने आपको बताए थे, आयुध वंश में जैसे उसको चक्रायुद्ध को हराया, इंद्रायुद्ध का जो वत्सराज के साथ जो हुआ था, ठीक है ना, युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आयुध वंश काफ़ी कमज़ोर था, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये कमज़ोर वंश था जिस पर क्या हुआ, हालांकि शुरू में क्या हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था कि गुर्जर प्रतिहारों में वत्सराज तो था, वत्सराज ने बंगाल के पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया। पाल वंश इसको तो पराजित कर दिया था, लेकिन प्रतिहार ये जो वत्सराज है, वत्सराज महाराष्ट्र के ये राष्ट्रकूट वंश का जो ध्रुव प्रथम था, इससे प्रतिहार शासक वत्सराज जो है वो खुद हार गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये ध्रुव प्रथम जो है ये इस पार्ट में इंटरेस्ट न लेकर के ये यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ फिर कौन है? वत्सराज। और वत्सराज ने फिर क्या किया था, इस आयुध वंश के उसको इंद्रायुद्ध को हराया था। इंद्रायुद्ध के बाद चक्रायुद्ध। तो यहाँ पर अपने वत्सराज के बाद कौन आ गया था? नागभट्ट सेकंड आ गया था, ठीक है, नागभट्ट सेकंड, जिसने चक्रायुद्ध को हराया था। तो इस प्रकार हम यूँ कह सकते हैं कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर फाइनली जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? प्रतिहारों की हुई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में फाइनली जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश की जीत हुई थी। और गुर्जर प्रतिहार के कौन थे? वत्सराज थे। वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकंड, जिसने चक्रायुद्ध को हरा करके और राजधानी बना दिया था, किसको? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और कन्नौज पे उस समय शुरुआत में किसका शासन था? हर्षवर्धन का शासन था। उसके बाद 2 से 3 सदी तक, मतलब 200 से 300 साल तक नागभट्ट सेकंड, या मैं यूँ कहूँ प्रतिहारों का शासन रहा था कन्नौज पर। और कन्नौज जो है व्यापारिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए सभी कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो ये एक अपना रिजल्ट है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राजस्थान का कौन सा वंश था? तो गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार का कौन सा शासक था? तो वत्सराज, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये था कि गुर्जर प्रतिहार का कौन सा शासक था जिसने कन्नौज को राजधानी बनाया? तो नागभट्ट सेकंड। 3 प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं। और कन्नौज का उस समय शासक कौन था जब त्रिपक्षीय संघर्ष में राजस्थान की ओर से प्रतिहार शासक वत्सराज थे? तो उस समय हर्षवर्धन के बाद की अगर बात करें तो हर्षवर्धन के बाद यहाँ पर कौन था? इंद्रायुद्ध था। इंद्रायुद्ध को हरा करके ही वत्सराज ने इस पर
अपना अधिकार किया था, पूर्णतः अधिकार नहीं हो पाया था, लेकिन नागभट्ट सेकंड के दौरान तक वो अपनी ये लड़ाई चलती रही थी। तो इस प्रकार इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है ना दोस्तों। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की पटवारी, कांस्टेबल या जो भी कर रहे हैं राजस्थान जीके के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो और लेकर के आऊँ आपके लिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस यही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। वन मोर टाइम, हैव ए नाइस डे।